Very good evening, students. My name is Dr. Pooja, and I, on behalf of Bansal Biology Bansal Academy, welcome you all in 75 Most Probable Concept Series for CSR Net Life Sciences. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने पिछले लेक्चर्स अगर वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो यू माइट बी नोइंग कि हम जो है आपके लिए 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स जो है उठा के लाए हैं फ्रॉम दी CSR नेट लाइफ साइंसेज के सिलेबस में से, जो कि हमारे पार्ट बी और पार्ट सी को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो इस लेक्चर सीरीज में ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ स्पेसिफिकली किसी एक यूनिट को टारगेट किया है। वी हैव चूजन मल्टीपल यूनिट्स, और इन मल्टीपल यूनिट्स में से हमने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करते हैं फ्रॉम द पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो अभी तक जो है, जो मैं आपको जो है वो पिछले लेक्चर सीरीज में हमने कंटिन्यू किया है, जो यूनिट हमने उठाया है वो यूनिट उठाया है हमने फ्रॉम दी सीरीज ऑफ या फ्रॉम दी यूनिट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आपको सबको पता है, जो नेट एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो अपेयर होने वाले हैं इन दी जून नेट CSR, उन सबको पता होगा कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो पार्ट बी और पार्ट सी में दोनों में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो है वो हम इस यूनिट में से सारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो नहीं, बट वो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि नेट CSR में मैक्सिमम टाइम जिनसे रिपीटेटिवली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स जो है वो कई बार क्या है कि पहले तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब लास्ट में एग्जाम आता है तो कई बार जो है वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस आउट हो जाते हैं या स्किप हो जाते हैं। तो वी अश्योर यू इन बंसल अकेडमी, वी अश्योर यू कि आप जो है इन इन सीरीज के साथ या इस यूट्यूब चैनल के साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो वी अश्योर यू कि यू विल नॉट मिस आउट दीज टॉपिक्स। एक बार अगर आप ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल में, बंसल अकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा टेस्ट जो है वो कब उसकी नोटिफिकेशन आ रही है, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। प्लस डेली बेसिस पे हम इसको अपग्रेड करते रहते हैं विद द नोट्स एंड द PDFs आर शेयर्ड विद यू। प्लस वी हैव आवर ओन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। आप इस यूट्यूब चैनल बंसल अकेडमी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सी लेक्चर सीरीज आपको फ्री अवेलेबल भी है। प्लस यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इनफैक्ट आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल by the name of TEG by Bansal Academy। और ये जो है वो इस अकेडमी, इस ऐप के थ्रू यू कैन डाउनलोड दी फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें और आपको लाइव स्कोर जो है वो भी अवेलेबल होगा, ताकि आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट से। अब हम जो आगे स्टडी करने वाले, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखा है मेरे, या आपने वो लेक्चर्स को यूट्यूब पे भी जो है वो देखा हुआ है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने जो है वो अभी तक कौन से टॉपिक्स की सीरीज को पकड़ा है। आगे वाले जो टॉपिक्स हैं मोर और लेस वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। जब हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, देन आई विल लेट यू नो। तो अभी तक जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हम जो बेसिक, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, वो टॉपिक को हमने चूज किया था पहले। अभी तक हमने इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, स्पेसिफिकेशन, जो बेसिक्स है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, कई बार पूछे जाते हैं। और कई क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेम करके सेम एज इट इज ए क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है द वल्वा इंडक्शन। अब वल्वा इंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये जो वल्वा इंडक्शन है, ये हम सबसे पहले, या हम यूजुअली जो है वल्वा इंडक्शन हम सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत अच्छे से जिसको डिस्कस करते हैं, या फिर वो जो अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसकी सिग्निफिकेंस को देखें तो इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो वो है सी एलिगेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी एलिगेंस भी बोलते हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वल्वा इंडक्शन इन सी एलिगेंस। ठीक है, तो साइनोरेब्डिटेज एलिगेंस, द फुल फॉर्म इज दिस, which is also known as short form C elegans। तो हम जो है वो आज
वल्वा इंडक्शन जो है पढ़ने, अब देखो इंडक्शन टर्म जो है इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, क्योंकि हमने इस इंडक्शन टर्म से रिलेटेड जितने मैक्सिमम टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडक्शन इटसेल्फ हमने एक प्रॉपर जो है वो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। फिर इंडक्शन के साथ ही हमने स्पेसिफिकेशन को डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो ये चीज आपको अब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कौन से तरह की सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज जरूर ऐड हुई है, नया वर्ड ऐड हुआ है, एंड दैट इज वल्वा। ये वल्वा एक स्ट्रक्चर है विच इज यूनिकली प्रेजेंट इन दी सी एलिगेंस। आगे इसको डिस्कस भी करेंगे, बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि हम जो है वो सी एलिगेंस को क्यों स्टडी करें, या पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सी एलिगेंस आखिर है क्या। तो सी एलिगेंस अगर आप देखें तो वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर हम ऑस्पेक्ट देखें कि क्यों इनको स्टडी के लिए यूज किया गया है, तो मोस्ट ऑफ दी सी एलिगेंस जो है इंडिविजुअल जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब बोथ दी सेक्स, बोथ दी मेल एंड दी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही सिंगल बॉडी में होते हैं, अगर हर्मेफ्रोडाइट का मतलब आपको पता है तो। ठीक है, देन अगर हम इसकी अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखें तो क्या है, इंडिविजुअल जो है वो बिहेव करते हैं एज अ मेल शुरुआती दिनों में। ठीक है, व्हेन द अर्लियर डेवलपमेंटल फेजेस आर देयर, हम कह रहे हैं हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब दोनों के दोनों सेक्सेस जो है वो एक ही बॉडी में होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में पहले बनता मेल है, फिर लेटर ऑन क्या होता है, वही मेल्स जो है वो धीरे धीरे विद लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस दे द गोनाड प्रोड्यूसेस sperms which are stored is for the later use। लेकिन as they grow older, मतलब later on development stages में फिर वो क्या डेवलप कर लेते हैं, वो ओवरीज भी डेवलप कर लेते हैं। तो ओवरीज once they are developed it means the both the sexes male and female they are present in the सिंगल बॉडी। तो क्या हो गई, ये हर्मेफ्रोडाइट हो गई। हम उन इंडिविजुअल्स को हम हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं जिनमें क्या है, जिनमें जो है वो both the sex organs are present in the single body। अब हम अगर बात करें कि हमने सी एलिगेंस को ही क्यों चूज किया है, व्हाई वी आर स्टडिंग दी सी एलिगेंस, तो इसके बहुत ही कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमने सी एलिगेंस को यूज किया है। वो क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो एक वर्म है जिसको बहुत इजीली कल्टीवेट किया जा सकता है। इस वर्म को जो है वो है हम सिंगल पेट्री प्लेट पे, सिंगल पेट्री डिश में जस्ट बाय फीडिंग ऑन नॉन हेजार्डियस बैक्टीरिया पे फीड, जो कि हेजार्डियस नहीं है, मतलब कोई डिजीज कॉज नहीं करता। तो बहुत चीप है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी, एंड वेरी इजीली इट इज ग्रोन इन अ सिंगल पेट्री डिश। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि क्यों हमने सी एलिगेंस को स्टडी करना है, बिकॉज इजिली इट इज कल्टिवेटेड। दूसरा, इसका जो जनरेशन टाइम है वो 3 दिन का, तो 3 दिन में ही आपको फर्स्ट जनरेशन मिल जाएगी, तो वेरी इजी टू स्टडी मल्टीपल जनरेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन साइज बहुत स्मॉल है, तो अगर छोटा सा साइज है तो कैन बी इजीली मैनेज्ड, आप बहुत अच्छे से उसको जो है वो मैनेज भी कर सकते हो, प्लस इजी टू स्टडी, मतलब अबाउट द साइज ऑफ अ पिन हेड, एक पिन का जितना हेड का साइज है उतना साइज होता है इसका। हाँ, नो डाउट माइक्रोस्कोप में ये जो है वो आपको फुली फ्लेज या काफी बड़ा दिखता है, बट साइज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, देन एडल्ट की बॉडी में जो है या हर्मेफ्रोडाइट की बॉडी में जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स नहीं होते, मल्टी सेलुलर है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसकी जेनेटिक इंपॉर्टेंस देखें कि जेनेटिक एनालिसिस में क्यों इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, एक और चीज इसका स्पेशल फीचर क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। इट allows for the development to be analyzed from a single cell and all the cell lineages, very easy to interpret because there is a transparency। आप बहुत easily बाहर से structures को भी देख सकते हो, प्लस कैसे developmental stages में कैसे analyze हो रहा है single cell, how it is getting transformed, और फिर आगे pass on कैसे किया जा रहा है to the next generations, it is very easy। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम इसकी बात करें कि जेनेटिक एनालिसिस में इसको क्यों किया जाता है, बिकॉज इट इज मेंटेन्ड एज हर्मेफ्रोडाइट। अभी हमने डिस्कस किया कि क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है, बोथ मेल और फीमेल है, और मेल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं यूजुअली फॉर द जेनेटिक स्टडीज। ठीक है, लेकिन साइज इसके जीनोम का जो है वो बहुत छोटा है, दैट इज वाई, और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, वेरी स्मॉल साइज ऑफ द जीनोम, एंड दैट्स वाई इट इज इजी टू स्टडी फॉर द वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी एक और चीज की कि अगर ये हमने चूज तो कर लिया हमने इसको,
लेकिन सी एलिगेंस जो है एक वेल कैरेक्टराइज्ड मॉडल सिस्टम क्यों है, व्हाई इट इज सो कंसीडर्ड एज अ सो लाइक एक बहुत यूनिक मॉडल सिस्टम है। अगर जब हमने स्टडी करना हो कौन से पैरामीटर को डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, चाहे वो सेल का फेट है, मतलब आगे सेल ने क्या बनाना है, मींस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, या फिर कोई सिग्नलिंग पाथवे हमने डिस्कस करना है, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये बोथ टू सेल फेट, सेल डिटर्मिनेशन, सिग्नलिंग पाथवे, अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो वी ऑल नो दैट ये जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, दे आर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनके बेसिस पे ही लेटर ऑन डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंटली इन पाथवेज के थ्रू हमें स्टडी करने को मिलता है। तो यहाँ सी एलिगेंस जो है वो इन दो सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए बेस्ट सुटेबल मॉडल है, कैरेक्टराइज्ड मॉडल है। कैरेक्टर्स क्योंकि इसमें बिल्कुल सूट करते हैं इसके, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सी एलिगेंस के जीनोम की, एक तो हमने बोला उसका जीनोम का साइज बहुत छोटा है, 100 MB के आसपास उसका साइज है। प्लस दूसरी बात जो हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सी एलिगेंस का पूरा जीनोम जो है उसको सीक्वेंस कर चुके हैं। इट इज सीक्वेंस, द होल जीनोम ऑफ द सी एलिगेंस इज फुल्ली सीक्वेंस्ड, ठीक है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशंस जो है दे आर वेरी इजी, क्वाइट इजी, बिकॉज जीनोम जो है वो कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड हो चुका है। प्लस अगर हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन की बात की है, मतलब हम अगर उसके जीनोम में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम बहुत इजीली टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। और वो टेक्निक्स क्या है, रिवर्स आरएनए इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। देन फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक्स दोनों बहुत इजीली एप्लीकेबल हो जाते हैं इसके जीनोम पे। देन ट्रांसजेनेसिस जो है वो बहुत अच्छा है। देन वी कैन ऑल्सो यूज दिस सी एलिगेंस जीनोम टू स्टडी द जीन फंक्शन और जीन रेगुलेशन। इसके लिए चलो नो डाउट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका फैक्टर जो है वो ये भी है कि इसकी रेगुलेशन और जीन का अगर फंक्शन देखना है कि हमने ऑल्टर करा, ठीक है, और उसकी जो प्रोजेनी है वो हमें 3 दिन में ही मिल जाएगी, F1 जनरेशन में 3rd डे में मिल जाती है, तो वेरी इजी कि हाँ अगर कुछ ऑल्टरेशन की है, वो फेवरेबल है, वो फंक्शनल है जीन, या वो एक्टिवेशन प्रॉपरली हुई है कि नहीं, वो बहुत इजीली हमें 3 दिन में एंड रिजल्ट पता चल जाता है। तो दैट्स वाई जो सी एलिगेन है, इट इज द वेल कैरेक्टराइज्ड मॉडल सिस्टम फॉर इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। प्लस इफ वी टॉक अबाउट द एंटायर सेल लीनिएज ऑफ सी एलिगेंस, कहाँ से लेके, फर्टिलाइज्ड एग से लेके, मतलब एग और स्पर्म फ्यूज कर चुके हैं, उन्होंने एग को फर्टिलाइज कर दिया है, वहां से लेके अगर एडल्ट तक की बात करें, पूरा सेल लीनिएज जो है वो मैप हो चुका है। इट इज ऑलरेडी बीन डन बाय दी वेरियस कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एमिनेंट साइंटिस्ट, उन्होंने अच्छे से इस चीज को मैप कर चुके हैं। इट मीन्स कि अब यहाँ इसका मतलब क्या है मैपिंग का, यहाँ मतलब क्या है, देखो जब हम फेट की बात करते हैं हम सेल मैप भी पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या, फेट मैप जिनको बोला जाता है, मतलब हमें पता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हेन द एम्ब्रियो इज डिवाइडिंग, क्लीवेज हो रहा होता है, तो कौन से सेल का फेट, यानी कि कौन सा सेल अल्टीमेटली लेटर ऑन स्टेजेस में क्या बनाने वाला है, मतलब डिटर्मिनेशन से लेके वी आर टॉकिंग अबाउट कि सेल का जो फेट मैप है इसका, एक्चुअली ईच एंड एवरी सेल का फेट मैप जो है वो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है, और नॉट ओनली प्रिडिक्टेड बट इट इज कंफर्म्ड, हमें पता है कि कौन सा सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म के कौन से बॉडी पार्ट को बनाने वाला है, एंड दैट मेक इट द मोस्ट पावरफुल सिस्टम फॉर स्टडिंग द डेवलपमेंट एंड द डिफरेंशिएशन। अब अगर हमें पता हो कि ये सेल ने ये चीज बनानी है, तो वी कैन वेरी इजिली मैप की, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी ऑल्टरेशन की जाए तो वी कैन वेरी इजीली कोलेट, अच्छा ठीक है ये ऑल्टरेशन हुआ, इट मीन्स कि इस सेल में ये ऑल्टरेशन हो तभी इस ऑर्गन में ये फर्क आया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जीन, बिकॉज ऑफ दिस सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस रिस्पॉन्स दिस रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर। तो अगर उसकी जीन में अगर हम कुछ भी ऑल्टरेशन करेंगे तो हमें डायरेक्टली पता है कि उसी ऑर्गन में चेंज आएगा, ना कि बाकियों के। क्यों, क्योंकि एक तो इसका पूरा जीनोम सीक्वेंस हो चुका है, दूसरा हर एक सेल का जो फेट है डिटर्मिन्ड सेल का फेट है, मतलब हमें पता है कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में, मतलब जब डेवलपमेंट चल रही है फ्रॉम द अर्ली टू द लेट एम्ब्रियोनिक डिवीजन डेवलपमेंट, हमें पता है कि ये सेल जो है वो क्या बनाने वाला है, ठीक है, एंड दैट मेक द सी एलिगेन द मोस्ट पावरफुल सिस्टम फॉर स्टडिंग द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। सो आई होप आपको ये जो है वो चीज पता चल गई है कि क्या, क्यों हमने इसको लिया है फॉर द इंडक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए, या डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी एलिगेन क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने देखो टॉपिक का नाम क्या शुरू किया था, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक नेम इज वल्वा इंडक्शन। हमने नाम यूज किया, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम टॉपिक को शुरू कर रहे थे, वी हैव टॉपिक का नाम जो हमने स्टेट किया दैट इज वल्वा इंडक्शन। वल्वा इंडक्शन इन व्हाट? वल्वा इंडक्शन इन सी एलिगेंस, हमने यही बोला है। सी एलिगेंस के बारे में हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, क्यों इसको हमने यहाँ पे मॉडल सिस्टम यूज किया। इंडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फिर से इंडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। हम इंडक्शन को नहीं, बट हाँ द प्रोसेस विल बी डिस्कस्ड कि क्या हो रहा है। बट यहाँ वल्वा टर्म जो है वो नहीं है। अब ये जो वल्वा है ये क्या है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों हम इसकी इंडक्शन को पढ़ रहे हैं। देखो जब एग्स जो है उन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी होती है, तो एग जो है वो क्या करते हैं, हमने बात की थी ड्यूरिंग अर्लियर डेवलपमेंट क्या होता है, जो ये जो सी एलिगेन है ये क्या है, ये पहले मेल होता है। तो उस टाइम पे क्या है, मेल गोनाड से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। उसके बाद लेटर ऑन वो स्पर्म्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, स्टोर्ड इन अ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर वो फीमेल गोनाड्स जो है, वो जो गोनाड्स है वो फीमेल स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट्स हाउ द एग इज प्रोड्यूस्ड। फिर यही एग जो है वो रोल करेगा कौन से रीजन में, जहां पे जिस रीजन में स्पर्म की स्टोरेज हुई है उस रीजन में जाके रोल करते हैं। एंड वंस दे आर रोल्ड inside the body only they get fertilized। इस निमेटोड में बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी क्योंकि हर्मेफ्रोडाइट है, ठीक है। फिर ये फर्टिलाइज्ड एग जो है वो पास आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज वल्वा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडक्शन इन वल्वा। तो आई होप थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया है आपको। इफ वी टॉक अबाउट कि अगला जो है वो वल्वा इंडक्शन, हमने इसके साथ टर्म डाली है, तो वो टर्म हम क्यों डाल रहे हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं कि वल्वा की डेवलपमेंट के बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द वल्वा डेवलपमेंट या वल्वा इंडक्शन, हम पहले देखते हैं कि ये जो वल्वा है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, अर्लियर स्टेजेस में मेल की तरह बिहेव करता है, वंस दी गोनाड्स दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फीमेल, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि वल्वा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वल्वा उसका पार्ट है, ठीक है। और इस वल्वा में यूनिकली या स्पेसिफिकली जो है वो 22 सेल्स होते हैं इस वल्वा के स्ट्रक्चर में इटसेल्फ। ज्यादा सेल्स तो वैसे भी ओवरऑल सी एलिगेंस में होते ही नहीं है, बट 22 सेल्स जो है नंबर, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द वल्वा, ठीक है। ये उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये 22 सेल्स ये उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे थ्रू विच ये जो स्पर्म्स हैं वो एंटर भी करते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो बॉडी को छोड़ के गोनाड से बाहर भी जाते हैं। मींस फर्टिलाइज्ड एग्स दे लीव द गोनाड आल्सो, एंट्रेंस के लिए भी, स्पर्म की एंट्रेंस के लिए भी, प्लस फर्टिलाइज्ड एग की को अगर वहां पे जहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई है जिन गोनाड में वहां से छोड़ के बाहर निकलना है, तो ये वल्वा जो है इट प्लेज दी एंट्री एंड दी एग्जिट पाथवे एज अ एंट्री एंड एग्जिट पाथवे, उन दोनों की, स्पर्म की एंट्री के लिए और फर्टिलाइज्ड, वंस दी फर्टिलाइजेशन इज डन तो फिर वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो निकलता है कहां से, बाहर, फ्रॉम दी वल्वा ओनली, ठीक है। तो वल्वा डेवलपमेंट जो है वो सी एलिगेंस की अगर हम बात करें, तो वल्वा जो है वो डेवलपमेंट इन केस ऑफ द सी एलिगेन इट इन्वॉल्व्स अ नेटवर्क, अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ वेरियस पाथवेज। कौन से पाथवेज है, सबसे पहला है फॉर एग्जांपल इंटरसेलुलर, मतलब दो सेल्स के बीच का सिग्नलिंग, ठीक है। फिर आ गया सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन एज वेल। मतलब ट्रांसडक्शन ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोटीन की टाइप में आप पढ़ते हो, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन का जब सिंथेसिस है पाथवे उसमें आप ट्रांसडक्शन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो एक्चुअली। तो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में दोनों आ जाएंगे, प्री एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस एंड द ट्रांजैक्शन ऑल्सो। तो मतलब कैसे सिग्नलिंग हो रही है लेटरली भी फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स, फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स, तो ये कंप्लीट एक नेटवर्क है। इतनी सारे सिग्नलिंग पाथवेज जो है वो वल्वा डेवलपमेंट में इटसेल्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर है वल्वा, लेकिन उसमें ये मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवेज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडक्शन, तो या व्हेन वी टॉक अबाउट द वल्वा, दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि वल्वा इटसेल्फ जब उसका स्ट्रक्चर बन रहा है वल्वा का, तो उसके पाथ उसको उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में ही इतने सारे मल्टीपल पाथवे इन्वॉल्व हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस है, कैस्केड ऑफ पाथवेज है, दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ओके। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट
कि वल्वा जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करें कि ये जो वल्वा है वो कहाँ से जनरेट होता है या उसके जो प्रिकर्सर्स हैं वो कौन से हैं। तो हमने बात क्या की थी, हमने अभी अभी बोला कि वल्वा जो है वो एडल्ट जो वल्वा, फुल्ली फॉर्म्ड, नॉट एडल्ट बट द फुल्ली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर ऑफ द वल्वा, इट कंप्राइजेज ऑफ 22 सेल्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, वल्वा की फॉर्मेशन में। लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जब जनरेशन होनी होती है, अभी बनना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कितने सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ सेल्स विच कंट्रीब्यूट आर 6। तो उन 6 सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ये वो 6 सेल्स हैं जो लेटर ऑन है वो क्या बना देंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर वल्वा विच इज कंपोज्ड ऑफ 22 सेल। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है, 6 पार्टिसिपेट करेंगे, इन 6 सेल को हम क्या बोलते हैं, वल्वल प्रिकर्सर सेल्स, और शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोल देते हैं, वीपीसीज, मतलब वल्वल प्रिकर्सर सेल्स या फिर वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, वीपीसी। नंबर कितना है, 6। अल्टीमेटली इन 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स से ही 22 मेच्योर वल्वा, 22 सेल्स वाला मेच्योर वल्वा जो है वो स्ट्रक्चर, फुल्ली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब ये जो वीपीसी है, जनरेशन ऑफ 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स, दे आर स्पेसिफाइड अमंग 11 सेल्स फर्दर ऑन, ठीक है। और फिर वो कहाँ लोकेट किए जाते हैं, दे आर विच आर एक्चुअली लोकेटेड इन द वेंट्रल एपिडर्मिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हैं या वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैं, ये सिग्नल रिसीव करते हैं, ये सिग्नल रिसीव करते हैं कहाँ से, ये सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम दी गोनाड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि वल्वल प्रिकर्सर सेल्स जो है वो गोनाड्स के बिल्कुल एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल क्लोज बाय। तो इंड्यूस कौन करेगा, गोनाड्स। और गोनाड्स में भी सिग्नलिंग दी जाती है विद द हेल्प ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके इंटरमीडिएट वल्वल प्रिकर्सर सेल और गोनाड्स के बीच में एक इंटरमीडिएट सेल भी है, उसको अभी डिस्कस करते हैं। बट ये सिग्नलिंग जो है वो आगे वल्वल प्रिकर्सर सेल्स को, जब गोनाड से सिग्नलिंग आई तो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स को, देखो क्या है, ये हमारे, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर हमारा गोनाड है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं किनकी, हम बात कर रहे हैं 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स की, ठीक है, वीपीसी की। ये क्या हमारा गोनाड है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये गोनाड जो है वो सिग्नल देता है सो दैट ये 6 वीपीसी बनते हैं। बट हाँ, इसके बीच में देयर इज एन कनेक्टिंग ब्रिज ऑल्सो, इनके बीच में एक और सेल भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंकर सेल। गोनाड से एंकर सेल सिग्नल रिसीव करेगा, वो सिग्नल जो है वो आगे किसको मिलते हैं, वो सिग्नल आगे मिलेंगे, मतलब ये क्या है, ये हमारा हो गया गोनाड, ओ सॉरी दिस इज द एंकर सेल, ठीक है। और ये जो नीचे है हमारे, ये क्या हो गए, ये हमारे आ गए 6 जो हम बात कर रहे हैं वल्वल प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है। और ऊपर तो हमें पता ही है वो क्या था, हमारा ऊपर वाला क्या है, गोनाड है। तो होता क्या है, गोनाड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू एंकर सेल को सिग्नल देगा, एंकर सेल फर्दर वल्वल प्रिकर्सर सेल्स बनाते हैं। अब ये जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स बने हैं अच्छे, ये अपने आप को आगे जो है वो 3 लिनिएजेस में डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लिनिएजेस, ठीक है। 3 वीपीसीज की जनरेशंस जो है वो बनती है। देखो आए वो सब एक ही से थे, लेकिन इनका आगे रोल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हाउ, कि ये जो है वो क्या करेंगे, आगे 3 तरह की लिनिएजेस बनाते हैं। देखो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, दिस इज दी सी एलिगेंस, इसका डायग्राम है ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो वल्वा है, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वो ऊपर वाली साइड तो नहीं हो सकता, इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल रीजन, ठीक है। और थोड़ा सा इंटीरियर, बट मिड वेंट्रली इट इज सिचुएटेड, एक्चुअली सेंटर में बिल्कुल, है ना। और वेंट्रल वाली साइड पे सिचुएटेड है, मतलब नीचे वाली साइड पे। हम बात कर रहे हैं, दिस इज द होल गोनाड एक्चुअली, ठीक है। हम बात कर रहे हैं गोनाड वाला रीजन हमने लिया, दिस इज द कंप्लीट सेक्शन ऑफ द
गोनाड। ठीक है, ये गोनाड है हमारा। ठीक है, अब ये जो गोनाड्स हैं ये क्या करते हैं, मैंने आपको पहले अभी अभी बताया कि बीच का एक इंटरमीडिएट सेल है एंड दैट इज नोन एज एंकर सेल। ये गोनाड सिग्नल जो है वो सबसे पहले गोनाड से जो सिग्नल रिसीव करता है वो कौन है, वो है हमारे एंकर सेल। ये एंकर सेल जो है वो फर्दर जो है वो किसको देता है, ये एंकर सेल जो है वो आगे 6 वीपीसीज बनाता है। वंस द सिग्नल्स आर रिसीव्ड, ये जो एंकर सेल है ये इंड्यूस करेगा, इंडक्शन देगा, सिग्नल्स देगा किसको, अब ये इंड्यूसर हो गया। देखो पहले गोनाड्स ने क्या किया, इसको इंड्यूस किया, अब एंकर सेल इंड्यूसर बन गया, उसने आगे किसको इंड्यूस किया है, इंडक्शन किया प्रोसेस इन 6 वीपीसीज को। ठीक है, अब ये क्या है हमारे, ये एंकर सेल हो गया था, दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द गोनाड, दिस इज द एंकर सेल एंड दीज आर व्हाट, दीज आर VPC यानी कि वल्वल प्रिकर्सर सेल्स। उसके बाद मैंने आपको बताया ये वल्वल प्रिकर्सर सेल्स अपने आप को जो है वो आगे जब हम इनकी सेल लीनिएज या लेटर ऑन डेवलपमेंट देखें तो ये जो 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हैं अपने आप को 3 लीनिएजेस में जो है वो कैटेगराइज कर लेते हैं, जिसमें से जो सेंटर वाला है जिसको हम P6P बोलते हैं, उससे जो फर्स्ट लीनिएज बनती है दैट इज द प्राइमरी वन। और जो लेटरल वाले हैं ये दो, ये और ये, इनसे क्या बन रही है हमारे पास, इनसे बन रहे हैं हमारे दो लेटरल, दोनों सेम एक जैसे सेकेंडरी, तो लेटरल लीनेजेस कमिंग फ्रॉम P7P एंड P5P। उसके अलावा अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो एक्सट्रीम लास्ट एक्सट्रीम साइड वाले जो हैं वो बना रहे हैं क्या, वो बना रहे हैं थर्ड लीनेज एंड दैट इज द टर्शरी वन। कौन कौन से प्रिकर्सर सेल्स, P3P, P4P एंड P8P। ठीक है, अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मैं आपको यहां से बताती हूँ कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे, या डेवलपमेंट जो है वो कैसे चलती है। देखो ये है वल्वा की डेवलपमेंट इन द केस ऑफ सी एलिगेंस। तो हमने क्या है इस डायग्राम में क्या है, दो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, वन इज द अर्लियर लार्वल स्टेज, सेकेंड वन इज द लेटरल या लेटर ऑन लार्वल स्टेजेस में क्या चेंजेस आते हैं। हम क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द सी एलिगेंस। ठीक है, एडल्ट है, दिस इज द गोनाड। हम कह रहे हैं कहां सिचुएटेड है, इन द मिड वेंट्रल रीजन। ठीक है, ये मिड वेंट्रल रीजन में सिचुएटेड गोनाड के अंदर क्या होता है, देयर इज एन एंकर सेल। ये कंप्लीट क्या था, दिस इज व्हाट, दिस इज गोनाड। ठीक है, और ये एंकर सेल जो है वो इंड्यूस होके फर्दर जो सिग्नल्स देगा किसको, सो दैट क्या बनेंगे हमारे पास 6 वीपीसीज बनेंगे। इफ यू काउंट अप 1 2 3 4 5 and 6, these are 6 VPCs। इनका नाम जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, P3P, P कैपिटल 3 एंड देन स्मॉल। इट रेंजेस फ्रॉम P3P टिल P8P। तो कितने प्रिकर्सर सेल्स हो गए, काउंट अप कर लो, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये जो 3 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स है, यहां तक हो गया हमारा अर्ली लार्वल स्टेज। मूविंग अहेड टू द लेटर लार्वल स्टेज, उसमें क्या होगा, अब रोल आएगा ये जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स है इन्होंने आगे कैसे लीनिएजेस बनाने। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हैं वो तो कंट्रीब्यूट करते हैं वल्वा की फॉर्मेशन में। ठीक है, ये तीनों, मतलब ये तो वैसे दो एक ही टाइप के हैं, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, वाइल द टर्शरी लीनिएज ये बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है एंड रादर देन फॉर्मिंग वल्वा ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है, ये बना देती है हाइपोडर्मिस। सो इसलिए हम P8 और P3 P4 को हम क्या देते हैं, ये है नॉन वल्वल प्रिकर्सर सेल्स। ठीक है, ये कौन से टर्शरी लीनिएज से आने वाले जो सेल्स हैं या जो टर्शरी लीनिएज वाले सेल्स हैं, हाँ ये जरूर है। ओके ठीक है, एक और चीज आप यहाँ पे मैंने अभी आपको जो चीज बोली, हाँ P3 P8 को तो नहीं हम बोलेंगे, P3 P4 P8 को तो हम वल्वल प्रिकर्सर सेल्स ही बोल रहे हैं, बट आगे की जो सेल लीनिएज के बाद जो टर्शरी कैटेगरी बनी है हमारी उसको नहीं बोलेंगे, उसको हम कहीं वही कहेंगे, ये दे आर, यहाँ जो लीनिएज बना है दीज आर नॉन वल्वल प्रिकर्सर सेल बिकॉज दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हाइपोडर्मिस। देख रहे हैं, these are forming hypodermis while
प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किसके स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर्म करने में? वल्वा की। ठीक है, तो यही चीज यहाँ बताइए आपको कि लेटर लार्वल स्टेज में जब फर्दर इंडक्शन चलती है तो क्या होगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो तो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है और उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है डायरेक्टली टू द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, लेकिन जो साइड वाले सेल्स हैं जो कि टर्शरी लीनिएज बना दिया जिन्होंने, वो जो टर्शरी लीनिएज है वो क्या है, वो है वीपीसी। तो है, आए तो वो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स थे, लेकिन अब वो क्या है, टर्शरी लीनिएज में आके दे आर बिकमिंग नॉन वल्वल, क्योंकि वो वल्वा के फॉर्मेशन में तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, और उनसे क्या बन रहा है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चरल, जो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लेना है कि हाउ वल्वल जो इंडक्शन है या वल्वल जो डेवलपमेंट है इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द सी एलिगेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिग्नलिंग की, देखो इंडक्शन हो रहा है, हमें पता है इंडक्शन हो रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं, हम ये बात भी कर रहे हैं सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन ये जो इंडक्शन है, ये जो लेटरल सिग्नल्स हैं, कैसे इंड्यूस किए जा रहे हैं फ्रॉम द एंकर सेल to the vulval precursor cell and finally they are contributing in the formation of either vulva या फिर hypodermis। ठीक है, अब क्या है ये चीज वहां पे आपको, यहाँ पे ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर करके बताइए कि गोनाड्स में क्या है, हमारे पास गोनाड में है एंकर सेल। एंकर सेल ने क्या किया, एंकर सेल ने सिग्नल्स दिए हैं, इंडक्शन किया, सिग्नल दिया, और क्या एक्टिवेट कर दिया है, देयर इज अ प्रोटीन नोन एज लिन 12 जिसको बोलते हैं ILN लिन 12। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर दिया है लिन 12 को। अब ये जो लिन 12 है इट इज एक्टिवेटेड एंड दिस लिन 12 विल एक्टिवेशन, ये कहाँ एक्टिवेशन हो रहा है, ये हो रहा है लेटरल वाली सिग्नलिंग में। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो P3 P4 P5 P6 P7 P8, सिर्फ ये P6 जो है वो प्राइमरी बना रहा है, और लेटरल जो इंडक्शन हो रही है, लेटरल सिग्नल्स जो जा रहे हैं, P5 सेकेंडरी, P7 भी सेकेंडरी, और P3 P4 और P8 जबकि क्या बना रहे हैं, टर्शरी बना रहे हैं, टर्शरी लीनिएज बना दी, जबकि आए वो सब के सब एंकर सेल से ही थे। लेकिन ऐसा कौन सा प्रोटीन है, ऐसा कौन सा सिग्नल जो है वो आया एंकर सेल से जिसकी वजह से ये कैटेगराइजेशन होगी कि P6 विल फॉर्म द प्राइमरी मेजर कंट्रीब्यूटिंग सेल लीनिएज, फिर उसके साथ सेकेंडरी आ गए। ठीक है, एंड फाइनली जो है वो, जो अगर हम बात करें P4 P3 और P8 की, वो तो बिल्कुल ही जो है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हो गए, वल्वा फॉर्मिंग सेल्स हैं। अब तो हम उनको प्रिकर्सर्स भी नहीं बोलेंगे, प्रिकर्सर्स हम यहाँ तक ही कहते हैं जब तक वो P3 की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ तक हम उनको वीपीसी बोलते हैं, इसके आगे तो वीपीसी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब उन्होंने क्या है, आफ्टर इंडक्शन दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द सेल लीनिएज। अब अगर यहाँ देखिए हमने क्या कहा था, कितने सेल होते हैं वल्वा में, वल्वा में 22, एक मेच्योर वल्वा जो है वो 22 सेल से बना होता है। प्राइमरी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कितने सेल्स, 8 सेल्स में, और ये सेंट्रल है। लेटरल साइड्स पे जो सेकेंडरी वाली लीनिएज थी, वो सेकेंडरी लीनिएज 7 सेल्स ईच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इफ यू काउंट द टोटल नंबर, 7 और 7 14, और 14 प्लस 8 22, तो टोटल 22 जो है वो नंबर बन गया हमारा किसका, विच रिजल्ट्स इन दी फुल्ली फॉर्म्ड, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है किसका, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द वल्वा इन द मैच्योर सीएल। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें साइड वालों की, लेटरल बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर वाले टर्शरी लीनिएज की, वो तो वल्वा में कहीं भी काम ही नहीं कर रहे हैं, वहां वो किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाइपोडर्मिस में। इसका रीजन अभी पढ़ते हैं क्यों ऐसा हुआ, व्हाई इट इज सो। लेकिन बिफोर दैट हम थोड़े से केस स्टडीज कर लेते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट जो एंकर सेल है वो क्यों है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, हाउ इट इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट की रोल। वल्वा फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट की रोल जो है वो एंकर सेल प्ले करता है, कैसे, तो 3 केस स्टडीज है जिनमें हमने क्या किया, देखो एडल्ट था, ठीक है, दिस इज द गोनाड रीजन, और गोनाड रीजन में हमने 3 केसेस को स्टडी किया है। दी फर्स्ट रीजन, फर्स्ट केस में हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस में देयर इज एवरीथिंग नॉर्मल,
हमने कहीं कुछ चीज को नहीं निकाला है, कोई ऑल्टरेशन नहीं किया है। गोनाड रीजन में क्या है, वी हैव एंकर सेल और उसके नीचे जो है वो हाइपोडर्मिस है। तो क्या है, कहीं पे भी जो है वो कोई ऑल्टरेशन नहीं हुई और नॉर्मल डेवलपमेंट हो गई है वल्वा की। क्यों? क्योंकि गोनाड भी है, एंकर भी है, एवरीथिंग इज देयर। अब दोनों चीजें इंटैक्ट है तो नॉर्मल वल्वा बन जाएगा। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस में हमने क्या कर दिया, वी हैव किल्ड द एंकर सेल। सेकेंड केस में हमने एंकर सेल को निकाल दिया कह सकते हैं, या फिर वी हैव डिस्ट्रॉयड। तो तब देखेंगे कि वल्वा बनेगा, नो, देन नो वल्वा विल डेवलप। ठीक है। थर्ड केस, दिस वाज द केस फर्स्ट, नाउ मूविंग अहेड टू द केस टू। और अगर हम केस थ्री की बात करें तो केस थ्री में क्या है, सब कुछ है, ऑल द गोनाडियल सेल्स एक्सेप्ट द एंकर सेल आर किल्ड। मतलब हमने बाकी सब कुछ किल कर दिया, सारा का सारा गोनाड का रीजन ये जो था ये सब किल कर दिया, सिर्फ एंकर सेल को छोड़ के, सिर्फ एंकर सेल रहने दिया। दिस इज द डेब्रिस ऑफ द, दिस इज द, मतलब ये वो रीजन है, खाली हो गया ना अब ये सारा रीजन, क्योंकि गोनाड का बाकी का रीजन तो हमने सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है, सिर्फ एंकर सेल को रहने दिए। और फिर देखा कि डेवलपमेंट हो रही है। यस, ऑफ कोर्स द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वल्वा वाज फॉर्म्ड, पूरा इंटैक्ट स्ट्रक्चर वल्वा का बन जाता है। तो अगर आइडली देखा जाए तो सबसे की जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कौन प्ले करता है, दैट इज एंकर सेल। गोनाड्स बाकी का पोर्शन अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा तब भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वल्वल प्रिकर्सर सेल्स जो है वो किससे इंड्यूस होते हैं, कहाँ से सिग्नल लेते हैं, एंकर सेल से सिग्नल लेते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि वल्वा की फॉर्मेशन के लिए एंकर सेल दे रहा है उसको इंडक्शन। एंकर सेल क्या बनाते हैं, वीपीसी। अगर वीपीसी ही नहीं बनेंगे तो वल्वा कहाँ से बनेगा? ठीक है। सो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स में एंकर सेल जो है, या वल्वा की फॉर्मेशन में एंकर सेल इज द की इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। और अगर चौथा केस हम देख लें कि हमने एंकर सेल को डिस्ट्रॉय ही कर दिया, तो फाइनली लीनिएज क्या होती है, क्योंकि अब तो वल्वल प्रिकर्सर सेल बनेंगे नहीं। तो वो जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स है, सॉरी, लीनिएजेस नहीं बनती हैं। तो क्या होता है, ये जो आगे की लीनिएज है वो सारी एक जैसी बनेगी। क्यों एक जैसी बनी, इसका रीजन भी है। एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, गोनाड से जो इंडक्शन गई वो एक ही टाइप की लीनेज बनी, और यहाँ पे एक तो वल्वा कोई नहीं बनेगा और एक ही लीनेज बन रही है, कौन सी, टर्शरी। मतलब समथिंग वाज देयर मिसिंग इन द टर्शरी, तभी वो वल्वा में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, एंड दैट वाज प्रेजेंट इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लीनिएज। जो कि कहाँ से आ रहा था, जो कि एंकर सेल से आ रहा था, थ्रू किसके, थ्रू वीपीसी के। ठीक है। तो चलिए अब उसको पढ़ते हैं कि वीपीसी से ऐसा क्या आ रहा था। अब हम एक और चीज कह सकते हैं कि जो वीपीसी है वो मल्टीपोटेंशियल होते हैं। हाँ, हमें पता है मल्टीपोटेंशियल कैसे, क्योंकि देखो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स अर्लियर स्टेजेस में क्या है, एंकर सेल है, एंकर सेल से हमारे बने 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स। ये एंकर सेल क्या करता है, इट विल गिव्स द सिग्नल, और फिर वो इन 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स को डिफरेंशिएट कर देता है इनटू 3 लीनिएज, प्राइमरी, सेकेंडरी, एडजॉइनिंग वाले, बिल्कुल उसके नेबरिंग वाले, और जो बिल्कुल ही दूर दूर है, डिस्टेंट अपार्ट है उससे, उनको जो है वो अलग टाइप की लीनिएज में उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट्स हाउ 3 लीनिएज बन गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। लेकिन ऐसा क्या रीजन है, क्वेश्चन यहाँ आता है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये जो वीपीसी है ये अलग तरीके से बिहेव कर देते हैं? ऐसा कुछ कोई ना कोई सिग्नल उनको ऐसा मिला है फ्रॉम दी एंकर सेल, जिसकी वजह से बिल्कुल क्लोज बाय एंकर सेल के जो है वो प्राइमरी लीनिएज बना रहा है, थोड़ा सा दूर है वो सेकेंडरी, और जो बिल्कुल ही डिस्टेंस अपार्ट है एंकर सेल से वो अलग टाइप का इंडक्शन के थ्रू रोल प्ले कर रहा है। तो हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ हाउ द वल्वा इज फॉर्म्ड, कैसे बन रहा है। देखिए, हमने बात की वल्वा फॉर्मेशन, या जो वल्वा का पैटर्न है वो, उसके लिए 3 लिनेजेस हमें चाहिए, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, हमें पता है प्रिसाइज जो फेट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिसाइड करते हैं। इट अकर्स इन अ प्रिसाइज स्पेशल पैटर्न, हमने देख लिया ये।
अब ये जो वीपीसी है, इनका फेट जो है वो इन्वॉल्व करता है सेवरल की एलिमेंट। कैसे ये अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, कैसे वीपीसी से आगे 3 लिनेजेस बन गए, तो वो है on the basis of the inductive signal, on the basis of the signal through the process of induction received from, कहाँ से हमने बात की थी, एंकर सेल चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट की है ये वल्वा को बनाने के लिए। तो ये एंकर सेल जो है वो इंडक्टिव सिग्नल देता है, ठीक है। इंडक्टिव सिग्नल देगा किसको, सबसे पहले सबसे पास कौन सा है, सबसे पास में है P6P, ठीक है। और वो जो सिग्नल है वो किस फॉर्म में है, वो सिग्नल एक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। नेचर क्या है प्रोटीन, LET23, द नेम ऑफ दिस सिग्नल, द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज LET23। ये वो सिग्नल है इंडक्टिव सिग्नल जो कहाँ से आया, दैट इज कमिंग फ्रॉम द एंकर सेल गोइंग टू द P6P। सबसे ज्यादा इसको इसलिए मिल रहा है, अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से देखा है तो सबसे पास कौन सा सेल प्रेजेंट है, P6P, बिल्कुल क्लोज बाई है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा। अब सिंपल सी बात है, मैं या मेरे पास या आपके पास बिल्कुल क्लोज बाय कोई अगर बैठा है और अगर आप उसको कोई बात बता रहे हो, ठीक है, वो बात उसको बहुत क्लियरली सुनेगी, बहुत अच्छे से सुनेगी। जो थोड़ा सा डिस्टेंस अपार्ट बैठा है उसको हल्का सा कम सुनेगा, पर चीजें हाँ थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। लेकिन जो बहुत ही दूर बैठा हुआ है आपसे, उसको तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देंगी, या बहुत ही अलग, वो अलग तरीके से बिहेव कर, इट विल रिस्पॉन्ड इन अ वेरी अनदर मैनर। आपने जिसको बिल्कुल जो क्लोज बाय बैठा था उसको अच्छे से बात बताई, वो अपने हिसाब से करेगा, क्यों, क्योंकि जैसा आपने बोला है वो वैसा रिएक्ट करेगा। दूसरा वाला जो थोड़ा सा दूर बैठा हुआ है उसको थोड़ी चीजें कम समझ आएंगी, वो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। और जो बिल्कुल ही डिस्टेंस अपार्ट बैठा उसको तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तो वो उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो सिग्नल यहाँ वैसे ही है, क्यों, क्योंकि P6P जो है वो बिल्कुल क्लोज बाय विसिनिटी में है एंकर सेल के, इसलिए इसको क्या है, जो LET23 प्रोटीन है, ये मैक्सिमम सिग्नल जो है वो यहाँ जाएगा। अगर लेटरल बात करें तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी LET23 की। बनाएगा तो वो भी वल्वल प्रिकसर यानी कि कंट्रीब्यूट तो करता है, लेकिन दूसरी सेल लीनिएज होगा। या अगर आप कंसंट्रेशन की बात ही कर लो, मैक्सिमम कंसंट्रेशन गई इसके अंदर, इधर थोड़ी कम गई, इधर तो गई नहीं बिल्कुल भी, P3 P4 और P8 में, ठीक है। तो लेटरल सिग्नलिंग हो गया यहाँ पे। अब लेटरल सिग्नलिंग जो है दैट इंड्यूसेस द अनदर काइंड ऑफ अ प्रोटीन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने एक पढ़ा LET23, वन वाज दिस, जो क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा इंड्यूस किसको कर रहा है, P6P को, और साथ में कुछ एक्सटेंट तक P5 और P7 को भी। लेकिन अगर हम देखें कि P5 और P7 में एक और चीज जो है वो इंड्यूस हो रही है, एक और सिग्नल आ रहा है। वो कौन सा सिग्नल आ रहा है, दैट इज दी LIN12। यानी कि LIN12 जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है वो इसके एक्शन को इनहिबिट कर देती है, और किसको स्पेसिफाई कर देगी, सेकेंडरी फेट्स को। और जहां LIN12 की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, ऑटोमेटिकली LE23 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। और जहां LET की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो डेफिनेटली वो एक सेकेंड लिनिएज बना देते हैं। जबकि उल्टा होगा क्या, LET की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली क्या बनाएंगे, फर्स्ट लीनिएज, दैट इज द प्राइमरी लीनिएज। यहाँ LIN12 जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट कि थर्ड वाला, ये सेम वही चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, देखो क्रॉस इनिबिशन होती है दो पाथवेज की। अब अगर LIN2 की सिग्नलिंग है, ये टर्न ऑन हो जाए तो ये किस, इट विल टर्न ऑन द इनिबिटर्स ऑफ द L23 सिग्नलिंग। जहां LIN12 होगा वहां LET या LET23 नहीं होता। जहां LET23 की सिग्नलिंग जो अप रेगुलेटेड होती है, वहां LIN12 के जो रिसेप्टर्स हैं वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं।
उनकी कॉन्सेंट्रेशन। यही चीज मैंने आपको बताई कि जो प्राइमरी या जो 6th वाला जो पीसीपी है, इसमें क्या है, इसमें लिन 12 जो है वो, ओ सॉरी नॉट लिन 12, बट हाँ पहले लेट 23 जो है वो ज्यादा होगा, और जो लिन है, लिन 12, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल जीरो। उल्टा हो जाएगा क्या, जो लेटरल वाले साइड पे है कौन, P5 है और P7 है, इनके केस में क्या होगा, इनके केस में लिन 12 जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो लेट थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ गई। अब इसकी वजह से वंस इट इज फॉर्म तो ऑटोमेटिकली सेकेंड लीनिएज बना देते हैं सेकेंडरी। ठीक है, और P3 P4 P8 में तो बिल्कुल भी, जो अगर हम बात करें तो P3 P4 P8 में तो लिन और लेट जो है वो अलग ही तरीके से, क्योंकि वहां तो कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं है दोनों की, तो ना वो प्राइमरी बिहेव करेंगे ना सेकेंडरी, इट विल ऑल टुगेदर फॉर्म एन अनदर लीनिएज दैट इज टर्शियरी। ठीक है, तो वल्वा इंडक्शन में अपेरेंटली इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रेडेड सिग्नल, किसका, लिन एक्टिंग वाया लेट 23 एज वेल एज सिक्वेंशियल सबऑर्डिनेट सिग्नल भी करता है। क्यों, क्योंकि देखो लिन 12 जो है वो लिन 20 लेट 23 की एक्टिवेशन डाउन रेगुलेट कर रहा है, और लेट 23 जो है वो लिन 12 की जो एक्टिविटी है उसको डाउन रेगुलेट कर रहा है। तो इट इज वाइस वर्सा, मतलब लेटरल सिग्नलिंग कैसे चल रही है, क्रॉस इनिबिशन हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो चीज है, हाउ द वल्वा इट इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द एंकर सेल, एंकर सेल से क्या इंडक्टिव सिग्नल्स जो है वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो एंकर सेल जो है वो पहले वल्वल प्रिकर्सर सेल बना रहा है। ये वल्वल प्रिकर्सर सेल्स कौन सा सिग्नल रिसीव करते हैं, सिग्नल रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लिन 12 एंड लेट 23, किसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, कहाँ इनहिबिट हो जाएगा, और कैसे ये अल्टीमेटली 3 लीनिएजेस बना रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, कैसे ये बिहेव कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से तीन वीपीसी एक ही जगह से आ रहे हैं लेकिन तीनों अलग अलग तरीके की लाइनेजेस बन गए हैं, और कैसे वो आगे बिहेव कर रहे हैं। वाई टर्शरी इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दी वल्वा, बिकॉज उसके अंदर तो लेट और लिन का कोई रोल ही नहीं है, दे आर फार अपार्ट, डिस्टेंटली अपार्ट है, इसलिए वहां ना तो लेट ना लिन है, तो वो ऑल टुगेदर अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा किसकी फॉर्मेशन में, हाइपोडर्मिस की फॉर्मेशन में। जबकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें, प्राइमरी क्योंकि एंकर सेल के बिल्कुल पास है, वहां पे सबसे ज्यादा लेट 23 की कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स उसका सिग्नल डायरेक्टली आ रहा है, वो प्रोटीन सबसे ज्यादा है, वो सिग्नल सबसे ज्यादा है, इसलिए वो डायरेक्टली प्राइमरी सेल कॉन्ट्रीब्यूटिंग 8 सेल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा। जबकि साथ वाले जो सेल्स हैं लेटरल सेल, उनमें लेटरल इंडक्शन हो रही है, लेटरल सिग्नलिंग हो रही है, तो वहां दूसरी प्रोटीन का रोल आ जाता है, वो है लिन 12। लिन 12 जैसे यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी, लेट ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये जो सेकेंडरी इनिबिशन है ऑल टुगेदर सेकेंड लीनिएज बना देती है, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी। नो डाउट ये भी वल्वा में फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग नंबर थोड़ा सा कम है क्योंकि अलग अलग वो दोनों साथ साथ कर रहे हैं। 7 + 7 नो डाउट दोनों मिला के 14 है, बट वन इज कंट्रीब्यूटिंग 7 and अदर वन इज कंट्रीब्यूटिंग 7, तो टोटल 22 सेल से ये वल्वा का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना होता है, जो कि फाइनली जो है रिस्पॉन्सिबल एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसके थ्रू जो है स्पर्म्स एंटर भी करते हैं, प्लस वंस दी स्पर्म एंटर, एग फर्टिलाइज हो गया, तो जो ये फर्टिलाइज्ड एग है इसी वल्वा से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, एक छोटी सी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन थी, लेकिन कितनी मल्टीपल चीजें हमने, कैसे सिग्नलिंग, इतना डीप नहीं जा रहे, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जाता है, कैसे अगर आप एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दें, नेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो लीनिएज क्या होगी। वीपीसी में अगर हम बात करें P6 है, उसमें लिन 12 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लिन लेट 12 जो है वो सिग्नल इंडक्टिव सिग्नल ज्यादा है, कौन सा लीनिएज बनेगा एंड ऑल दैट। तो यहीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से पिकअप किए जाते हैं। आई होप आपको वल्वा इंडक्शन जो है इन केस ऑफ दी सी एलिगेंस जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, सो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर हेयर, और मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है वो बंसल अकेडमी के साथ जुड़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, इवन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल।
अगर आपने ऐप डाउनलोड करनी है तो आप उसके थ्रू भी वेरियस टेस्ट सीरीज जो है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें आपको प्रॉपर स्कोर इवैल्यूएशन मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज है, वो भी आप जो है वो उसको अच्छे से वहां से अवेल कर सकते हैं इन सारी सर्विसेज को। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक को खत्म करते हैं और हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट न्यू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।